ये मोनोलॉग नहीं करना चाहूँगा, 1-2 मिनट में मैं 1-2 ऑब्जर्वेशंस मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। मैं स्वयं JNU जैसे संस्थान में पढ़ा हूँ और हमें सिर्फ जो है वेस्टर्न थ्योरीज पर इतना ज़्यादा फोकस होता, कम से कम 80% ऑफ आवर फोकस इज ऑन द वेस्टर्न थ्योरीज। और हममें से बहुत सारे लोग जो हमारी सभ्यता, हमारा जो इतिहास है और हमारी फिलॉसफी में इतने लॉन्ग रूटेड ट्रेडिशंस है, उन ट्रेडिशंस को समझने की कोई भी प्रयास हमारे द्वारा होते नहीं है। इसीलिए फिर हमें उन्हीं चश्मों से फिर ये मूल निवासी दिवस जैसी परिकल्पनाएं हमारे सामने आती है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमें हमारे चश्मे निर्माण करने होंगे और उनको उन्हीं तरह से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज का जो भी ये चर्चा होगी उसका सार यही है, और ये सभी लोगों से मैं सीखता आ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई बात तो रखूँगा नहीं, लेकिन मैं स्वयं जैसे मेरे परिचय में कहा गया है, मैं गढ़चिरौली नाम के जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ और जनजाति जो माड़िया नाम की जो उसमें भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसमें भी PVTG करके एक ग्रुप जो बनाया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिन्हें कहा जा सकता है, उन आदिम जमाती के सानिध्य में रह करके उसी कल्चर में पला बड़ा हूँ। मैं भाषा को बोल लेता हूँ, स्वयं मैं जनजाति नहीं हूँ, मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन कल्चरली और सारे मेरा सोच का तरीका भी सब उस PVTG के संपर्क में रहा है। इसलिए मैं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ। इसी आधार पर मुझे यहाँ पर आदरणीय निरंजन सर ने कहा कि यहाँ पर आओ, और मैं तो प्रमोद जी को लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर वरिष्ठ या फिर विशिष्ट वक्ता वगैरह कुछ नहीं होते, तो आप सवाल अगर पूछेंगे तो मेरे क्षमता के अनुरूप मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, उस पर चर्चा करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरा सरनेम नरताम है। सबसे पहला सवाल हमारे डी बक्स साहब जी, मुझे थोड़ी उत्सुकता, नहीं आवाज वहाँ तक पहुँच जाएगी बेटा, थोड़ी उत्सुकता मेरी बढ़ गई है जब आपने गढ़चिरौली शब्द यूज किया। तो पिछले महीने में लास्ट मंथ मैं चंद्रपुर से बल्लर शाह होते हुए फिर गढ़चिरौली में गया। कौन सी जगह गए थे सर? मुलचेरा। अच्छा, मुलचेरा, जी सर। मुलचेरा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा। और मुलचेरा में अंदर गए तो मात्र एक सड़क, पतली सी सड़क, 2 गाड़ी एक साथ नहीं गुजर सकती। एक गाड़ी जब जा रही दूसरी आई तो दूसरी को रोक करके जगह देना पड़ रहा तब जा सकती। पतली सड़क, वो सड़क पर भी लगभग 30-35 किलोमीटर अंदर जा करके मुलचेरा ब्लॉक में एक महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय का नैक का पीए टीम में गया था। तो आदिवासी 100% वहाँ के जो विद्यार्थी वो आदिवासी वनवासी थे, और कुछ आए हुए थे जो बांग्लादेश से आकर वहाँ बसे हुए थे वो लोग। तो जैसे गढ़चिरौली शब्द आया तो मेरे अंदर वो सारे रास्ते दोबारा से मुझे याद आ गए। और मुलचेरा ब्लॉक में वो महाविद्यालय, और ऐसा बताया जाता है वहाँ पर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि जो सड़क पर नदी के ऊपर जो बड़े बड़े पुल बने हैं ना, एक भी पुल वहाँ सुरक्षित नहीं मिले, सब तोड़ के गिरा दिए, नक्सलियों ने तोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया। और फिर नदी के किनारे उतना ही पानी के ऊपर से बिल्कुल बना हुआ है, सड़क ऊपर है पुल नीचे है, ऐसे जाकर के। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी वहाँ पर एक महाविद्यालय चल रहा था। बाद में फिर जब भारत सरकार ने 65 क्लब कमांडो जो बनाया है, जो लोकल से लोकल को लड़ा करके वहाँ से फिर नक्सल को समाप्त किया, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ पर बहुत बड़ा पैसा चंद नक्सलियों को जाता है, जैसा पता किया मैंने। लेकिन फिर भी चलो महाविद्यालय चल रहा है। जिन हाथों में बंदूक थे, तलवार थे, उन हाथों में कापी कलम आया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे स्थान से आकर के आप मोतीराम ने इस महाविद्यालय में JNU में पढ़ाई किया, विश्वविद्यालय में पढ़े, आपको मैं प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत। सर ने जो बातें कही, डॉक्टर धनराज सर भी वहाँ से है। अच्छा, धनराज मसराम सर
गढ़चिरौली से ही है, वे तो बहुत पहले आए थे। और सर ने वास्तव चित्रण, मतलब मैं जब सर को सुन रहा था तो वो सारे रास्ते मुझे याद आ रहे हैं, वो पुल याद आ रहे हैं, और वहाँ के जो कॉलेजेस है जहाँ पर जैसी भी पढ़ाई होती हो, लेकिन होती तो है, ये सारी वास्तविकता है। लेकिन मैं एक बात साझा करना चाहूँगा, जब मैं छोटा जब था तो हमारे गांव में जनजाति समाज के और गैर जनजाति समाज के सभी लोग हैं वहाँ पर, जब मिलते थे तो राम राम से एक दूसरे का स्वागत करते थे। स्वागत करने के लिए राम राम कहते थे। मैंने जय जोहार तब नहीं सुना था, लेकिन जय जोहार होता होगा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई हिस्सों में। अब वहाँ पर जय सेवा नाम का प्रकार शुरू हुआ, और वो वहाँ पर अभी जो है वो पीले रंग मतलब पीले रंग की दुपट्टा पहनने लगे, वो टोपी पहनने लगे, उस प्रकार की पताकाएं लगाने लगे, और ये जो कहने लगे कि हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है। ये तो मैं अभी जब 5वीं 6वीं में जब था तो राम राम कहा जाता था, अभी राम राम कोई कहता नहीं है। अब मैं 12वीं में आते आते मैंने ये सब इस प्रकार के लोगों को आते हुए देखा, और वो सारी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई? वो गांव से नहीं शुरू हुई, ये जयसभा वाली वो नागपुर से शुरू हुई। अब कोई मोतीराम, अच्छा मेरे पिताजी का नाम, मेरा हमारे महाराष्ट्र में हमारा सरनेम पहले लिखा जाता है, वो विवेकानंद मेरा नाम है और मोतीराम मेरे पिताजी का नाम है। अब उसमें मोती और राम ऐसा नाम है उसमें, है ना। तो वहां पर एक मोतीराम करनाली करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने मोतीराम से रावण कर दिया अपने आप को, तो मोती रावण बन गए वो। और वो कहने लगे कि हमारे देवता जो है रावण है, और इसीलिए गढ़चिरौली में कई वर्षों से अभी रावण दहन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो हमारी देवता है, हमारे पुरखे है, हमारे आदर्श है, उनको जला कैसे सकते हैं। अब ये विमर्श कहाँ से आ रहे हैं? ये जो अगर हम देखें कि ये सब नॉर्थ ईस्ट का सारा ये सब बड़े पैमाने पर वहां पर तक इवेंजेलिकल मिशंस ने पूरी तरह से क्रिश्चियनाइजेशन कर दिया है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। और ये जितना इवेंजलाइजेशन हुआ है 1947 के पहले हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा 1947 के बाद हुआ है। अब जो सेंट्रल इंडिया है, वो सेंट्रल इंडिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा, जहाँ पर सबसे बड़ा ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, एंड जितनी भी चर्चेस है और जितनी भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है, सबसे बड़ा टारगेट वो है। और वो कहते हैं कि इट इज ओवर राइपन फ्रूट एंड इट नीड्स टू बी हार्वेस्टेड बिफोर इट गेट्स टू लेट। और उस दिशा में कोशिश है, और इसलिए क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई की है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं और फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जैसे आदरणीय निरंजन सर ने ही कहा कि बांग्लादेश में जो 3-4 दिनों में जो हुआ, वो कोई 3-4 दिनों की बात नहीं है। वह तो दैट कॉन्स्पिरेसी वाज ब्रीविंग। और खुद शेख हसीना जी ने ही कहा था कि कोई एक व्यक्ति आया था गौरी रंग का, वो कह रहा था बांग्लादेश के कुछ हिस्से, भारत के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्से तोड़कर के क्रिश्चियन लैंड बनाने की वहां पर जो कोशिशें है, उन्होंने मना कर दिया। क्या इसका परिणाम तो नहीं है? या जो यहाँ पर जो बांग्लादेश में कुछ मिलिट्री बेसिस बनाए जाने वाले थे, जिसको अनुमति शेख हसीना ने नहीं दी, तो सीआईए वगैरह का जो नाम आ रहा है वहां पर, उनके प्रयास तो नहीं है। इस प्रकार के अनेक जो इंटरफेरेंसेस जो हो रहे हैं सॉवरेनिटी के मैटर्स में, ये ट्राइबल कम्युनिटीज आर द मोस्ट ससेप्टेबल ग्रुप्स इन द कंट्री on which every sort of experience is being performed. And evangelical missions, let me be very frank about it, we shouldn't have qualms about it. एक बात ऐसा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में कहा जाता है they are animists. Animists मतलब क्या? नेचर वर्शिपर्स, जो नेचर की वर्शिप करते हैं। Every one of us is a nature worshipper. हम वट सावित्री की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं। अब वहां पर जो पेड़ है वो उन पेड़ों की वो पूजा करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे तो सभी पहले से ही हम आदि है। कौन आदि है? सब अनादि है, हम सब भारतवासी है, पुरखे सबके खून एक है, नगर ग्राम वनवासी है। ये तो हमारी परंपरा है। और since times immemorial we have existed together. अब ये सब होते हुए एक नया जो मैंने कहा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बता रहा हूँ। I'm not narrating you the experiences through the books, because I come from that area, and therefore I'm narrating my experiences which I have lived on the ground. राम राम का
कहाँ जो जाने लगा था। तो जय सेवा और उसके बाद में जो भी एक विघटनवादी शक्तियां जो है प्रबल होती जा रही है। और ये जो आदिवासी दिवस करके जो मनाया जा रहा है, इसका सारा इतिहास तो आप लोगों ने सुन ही लिया। ये कोई समारोह का दिन तो है नहीं, ये तो मॉर्निंग का दिन है। इनफैक्ट ये शोक का दिवस होना चाहिए कि 1492 में वास्को द कोलंबस वहां पे जाने के बाद द ट्रेल ऑफ मिसिसिपी की बात आपने कमर जी के संबोधन में सुनी, और किस प्रकार से वहां की जो 5 जो ट्राइब्स थी, इंडिजिनस ट्राइब्स या इंडिजिनस वहां के रहने वाले मूल निवासी लोग जो थे, वो 1500 से लेकर के 1800 के बीच में वो करीबन 17 करोड़ लोग थे। वो केवल 70 या 50 लाख के लोग बचे 18वीं सेंचुरी के आते आते। Where did they go? इसकी हिस्ट्री हम कैसे समझे और इसका हमारा औचित्य क्या है हमारे। लेकिन ये तो बात लोगों की नहीं है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सर्कुलर्स निकाले जा रहे हैं कि आदिवासी दिवस मनाइए। अब उस दिवस का कोई औचित्य क्या है, उसमें कौन सी रोमांचक कहानियां हैं कि जनजाति हीरो ने ऐसा कुछ किया है। और इस दिशा में सबसे पहले 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात उन्होंने जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही 15 नवंबर, और वो एक सप्ताह भर हम जो मनाते हैं उसमें भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस और उसके बाद में जितनी भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हमारे भारत में हुई उसको तो याद करके हमको अभिमान महसूस होगा, हमारे जनजातीय समाज को अभिमान महसूस होगा। इसमें क्या अभिमान की बात तो मुझे समझ में नहीं आती है। इसीलिए मुझे लगता है आदरणीय निरंजन सर ने ये जो परिचर्चा का आयोजन किया और मैंने जैसे छोटे लोगों को भी यहाँ पर बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा किया, ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो भी चर्चा होगी वो मुझे लगता है प्रासंगिक है आज के दिवस। खैर आप किस सवाल के तौर पे सवाल शुरू करने से पहले थोड़ी देर सर आपको रोकूंगी। हमारे सभा में अध्यक्ष मानव शास्त्र विभाग के एवं निदेशक जनजातीय विभाग के अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर सोमेन पटनायक सर मौजूद हैं। सर मैं सभा में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आईटी कॉलेज से हमारे बीच शिवानी झा मौजूद हैं, मैम आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अपने शोधार्थीगण अपने श्रोतागण से निवेदन करती हूँ, अगर कोई प्रश्न है तो कृपया वक्ताओं के समक्ष रखिए। एक मैं इनपुट करूँगा, फिर थोड़ा मैं 5 मिनट के लिए जाऊँगा जैसा कि प्रोफेसर निरंजन जी ने बहुत अच्छी बात कही। दूसरे देशों में लोग जाकर बसे, वहाँ के मूल निवासियों को हत्या किया, बाद में पश्चाताप किया, कर रहे हैं। ऐसी परंपरा हमारे देश में, भारत में कभी नहीं रही है। हम हमेशा कोई एग्जिस्टेंस में विश्वास किए, जैसे कि इंग्लिश वर्ड होता है कॉन्जेनियल रिलेशनशिप। हम हमेशा साथ में मिल करके जीने खाने की परंपरा है हमारे यहाँ। और संग में हमारे गीत गाए, बड़ा अच्छा गीत गाए ना, चाहे नगर हो चाहे ग्राम हो, हम सब मूल निवासी हैं अपने। लेकिन बहुत सारे देशों में जब हम पढ़े हैं, थोड़ा एक भूगोल का एक इनपुट मैं जाऊँगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। भूगोल प्लेस का नाम है, स्थान से भूगोल आएगा। जो घटना घटी वो ऐतिहासिक और इतिहास का है, और साथ में मानव सभ्यता के लिए बड़ा झकझोरने वाली बात है। अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, जैसे गिनिया तट कहते हैं, वहाँ पर नाइजीरिया, गिनी और गिनिया बिसाऊ 3 देश हैं। नाइजीरिया, गिनिया और गिनिया बिसाऊ, इनका जो तट है, यहाँ पर चूंकि समुद्र तट के कारण पूरे वर्ष वहाँ तापमान अधिक रहता है, वर्षा पूरे वर्ष डेली होती है। उसका परिणाम उनका जबालाती ग्रोथ है बहुत ज़्यादा। वो 7-7 फुट के आपको वहाँ काले काले लोग मिलेंगे, जिसे लोगों ने बाद में हत्सी कहा। तो उनको मनुष्य मानते नहीं थे, उनको जानवर की तरह, भीम का विशाल का शरीर होती थी, उनको जानवर की तरह उनको बांध करके ला करके समुद्र किनारे एक कैद खाना बना था, उस पर रख देते थे, खाना देते थे। फिर उनको बाद में व्यापार करना शुरू किया, जिसे इतिहास में पढ़ा होगा स्लेव ट्रेड। उनको गुलाम बना करके उनका व्यापार करना शुरू किया।
ये अंग्रेज गोरे लोगों का कर्म है। मनुष्य का ही व्यापार करना शुरू कर दिया गुलाम बना करके। तो कुछ अपने देश में ले गए, कुछ जहाँ उनका उपनिवेश था द्वीपों पर काम कराने के लिए ले गए, कुछ दूसरे देशों को भी बेचने लगे। आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, हमारे पास गुलाम है। तो वो गुलाम जहाँ गए अपना मूल निवास छोड़ करके, वो वहाँ पर बाहर से आ गए। तो विश्व के अनेक भागों में ऐसा इतिहास है, परिप्रेक्ष्य है, ऐसी घटनाएं घटी हैं। परंतु मैं बहुत साधुवाद दूंगा प्रोफेसर निरंजन जी को कि ये जो शब्द यूज किया बड़ा अच्छा लगा हमें पढ़ करके। सभी भारतवासी मूल निवासी, हम सब एक हैं। ये बड़ी सोच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पूरा विश्वास है कि ये जो भी हम सब लोग आए हैं इस कक्ष में, हम सुन रहे हैं विद्वजनों को, सीख रहे हैं। और अभी तो डायरेक्टर सेंटर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट मेरे बड़े भाई और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर महेंद्र पटनायक साहब, और इनका तो अनुभव रहा, अभी 3 साल कुलपति होकर के आए हैं उत्कल यूनिवर्सिटी से, उस एरिया में भी इनका अनुभव रहा है। और मुझे याद आई, ये खाना पीना लेकर के महीनों भर के लिए जंगल में चले जाते हैं रिसर्च करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कॉन्टैक्ट रिसर्च। उनके घरों में रह करके रिसर्च करके आने वालों से विद्वान हैं। तो काफ़ी कुछ हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन ऐसी घटनाएं हैं कि भारत में इस तरह की हमारे लोग, ऐसी घटनाएं कभी इतिहास नहीं रहा है। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि हमने आक्रमण झेला है। हमारे स्वभाव में नहीं है। सब पश्चिमी देश का षड्यंत्र है। मतलब देखो कितनी विडंबना है कि कहते हैं कि भारत जैसे देश में नारियों का सम्मान नहीं है। अरे हमारे देश में तो परंपरा है, जत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी माँ है, नारी से ही घर चलता है, हमारी शक्ति का मूल है, पूजा पाठ के मूल है। ऐसे देश में को कहा जा रहा है कि यहाँ पर नारी का सम्मान नहीं है। फेमिनिन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, ऐसे बांटा जा रहा है कुकर्मों की तरह। ये सब पश्चिम का गढ़ाया जो उन्होंने उपनिवेश करके गए, सीख करके गए, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे नैरेटिव बनाई जाती है, इस सब का दुष्प्रभाव से हम सभी साथियों को बचना है। थैंक यू। एक छोटे से 2 ऑब्जर्वेशन। अभी विवेकानंद जी ने कहा था कि उनके गांव में बचपन में राम राम कहते थे। आप जानते हैं कि जोहार शब्द मूल रूप से झारखंड का शब्द है, झारखंड के जनजातियों का शब्द है। और झारखंड की चूंकि जनजाति बहुत शब्द है, झारखंड का रहने वाला, तो वहाँ पर जोहार कुछ लोग कहते हैं जनजातियों में खासतौर से, और जो ग्रामीण इलाके जनजातियों से सटे वहाँ पर भी कभी कभी जोहार कहते थे। जोहार यानी एक तरह से नमस्ते। आपने कहा आपके यहाँ की बात में तो आपने बताई है, मैं बताना चाहता हूँ मीणा समाज जो राजस्थान का रहने वाला है, उनको एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। मेरे बहुत मीणा समाज में बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उनके। मैं गांव तक कई लोगों के गांव भी गया हूँ। मैं बात बताना चाहता हूँ 20-25 साल पुरानी बात है। मतलब वो आप हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही जीवन सब उनका होता है, उसी तरह से राम और पूरा जीवन शैली जो जिससे एक आम गाँव के भारतीय की होती है। अब आप देखिए कभी जो सोशल मीडिया में बहुत सारे मीणाओं ने अपने जो अभिवादन की शब्दावली है, जोहार शब्द से तो दूर मतलब नहीं है। अब जोहार शब्द जैसे एक ट्राइबल आइडेंटिटी का निर्माण करके, जबकि हम जानते हैं कि जनजातीय समाज भी अपने देश में एक समांग समाज, अंग्रेजी में जिसे आप होमोजीनस कहते हैं, समांग होमोजीनस यानी एक समाज बिल्कुल नहीं है। उत्तर पूर्व के जो जनजातियां हैं वो बहुत भिन्न है समुद्र तटीय जनजातियों से, या मैदानी जनजातियों से, या हिमालय के उधर की जनजातियों से। तो आपस में बहुत भिन्नताएं हैं, लेकिन एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, बहुत पहले बैरियर एल्डिन से लेकर तमाम लोगों ने बहुत खतरनाक घटनाएं घटी हैं। दोबारा से इसको जिंदा करने की कोशिश है इस मूल निवासी दिवस इत्यादि के माध्यम से। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद सर। फिर किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न अगर है
उपस्थित हैं मेरा सवाल तो पूरे पैनल से ही है। जैसे पूरी जो परिचर्चा हुई उसमें एक बार जितने भी अस्मिता विमर्श की जितनी भी बातें, चाहे वो नारी विमर्श हो, दलित विमर्श या आदिवासी, ये सारे विमर्श ही लगभग पश्चिम की तरफ से प्रेरित हैं और वो तोड़ने वाले हैं, या उनमें भी कुछ और भी कुछ ऐसी बात है जो समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देगी? अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसी भी समाज में कोई भी समाज आदर्श नहीं होता। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समाज भी आदर्श समाज नहीं था। भले हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य में भी एक धोबी था। धोबी तो उस जाति से कोई भी मनुष्य कहीं भी हो सकता है। राम राज्य में रावण भी हुआ करता था। रावण तो ब्राह्मण जाति था, श्रेष्ठ ब्राह्मण, पराशर का पुत्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण। वैसे छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं था रावण, लेकिन रावण रावण था। उसी तरह से उस राम राज्य में एक धोबी था जिसने अपनी स्त्री के बारे में जो भी बातें कही, फिर राम ने जो भी कदम उठाए थे, अलग कहानी है। यानी जो बात है कि हर समाज में अच्छी चीजें भी होती हैं और खराब चीजें भी होती हैं। सत असत का संघर्ष ये मानवता का संघर्ष है और प्राचीन काल से चलता आ रहा है। देवासुर संग्राम की बात आपने सुनी होगी और अनंत काल तक चलता रहेगा। हाँ, यह है कि सत की शक्तियां ज्यादा है या असत की शक्तियां ज्यादा है। तो ऐसे हमारे जो भी नकारात्मक तत्व हैं, व्यक्ति हैं, समाज की कुछ धाराएं हैं, विचार हैं, वो हर काल में रही हैं और ऐसे चीजों को जरूर हमें हटाने की जरूरत है। बिल्कुल आगे तक नादेश में पूजनते रमते तत्व देवता तो है, लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसी कई घटनाएं भी घट रही थी उस समय में जो सही नहीं थी। किसी जमाने में जरूर बहुत अधिकार थे स्त्री को, लेकिन कई बार जाने अनजाने स्त्रियों को बहुत सारे अभिशाप भी सहने पड़े हैं। यह भी एक समाज की सच्चाई है। जनजातियों को कभी नहीं सहना पड़ा, लेकिन कॉलोनियल टाइम के बाद से जनजातियों को बहुत कुछ सहना पड़ा। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, आप बताएंगे कि अभी तक वही मैंने कहा नाम लिया था ना, शबरी से लेकर उडुपी, चित्रांगदा, अपने अपने क्षेत्र थे उनके। कभी ऐसा विरोध नहीं था। कोल किरात सारे राम की पूरी सेना को उसको वानर कहते हैं, लेकिन सुग्रीव महाप्रतापी जनजाति के राजा थे। चित्रांगदा उडुपी जिसकी अर्जुन से शादी होती है, सब जनजातीय राजकुमारियां थी जिनकी अर्जुन महान क्षत्रिय व्यक्ति। तो ऐसा कोई दुराव, लड़ाई, संघर्ष नहीं था। मैं जीएस बुराई की मैंने बात की आपके सामने, मैंने सुरजीत सिन्हा की बात की। तो जो कई बातें ऐसी होती है कि समाज में कमियां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों से निपटने का तरीका क्या हो, उस बुराइयों के माध्यम से क्या समाज को तोड़ डालेंगे, अराजकता का माहौल पैदा करेंगे जैसे हिट एंड रन, या उसकी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। रास्ता क्या होगा? रास्ता क्या है? विनाश का रास्ता या निर्माण का रास्ता? यही हमें चयन करना है। तो जो रास्ता जो हमें बताया जा रहा है वो विनाश का रास्ता है, जबकि हमें निर्माण के रास्ते से, सकारात्मक रास्ते से इन बुराइयों पर विजय पाना है। धन्यवाद। Sir, observations. Do you want to observe something on this, sir? ठीक है, और किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग कार्यक्रम ठीक है। आज का यह कार्यक्रम, सबसे पहले तो बधाई इस कार्यक्रम के लिए। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और इतने बड़े बड़े वक्ता अगर हमारे बीच हैं तो यह दिखाता है कि हम लोग कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सोचने समझने की क्षमता बची हुई है। तो इसके लिए आदरणीय निरंजन सर के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। मैं थोड़ा सा आगे की राह के बारे में सर बात करना चाह रहा था, बल्कि पूछना चाहूँगा आगे की राह के बारे में सर। एक नैरेटिव आता है पश्चिम से और यहाँ पर उसका काउंटर आज हम लोग काउंटर में कह भी सकते हैं या काउंटर नहीं भी कह सकते हैं। उसके बरक्स हम लोग अगर कुछ सोचने समझने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी ऊर्जा यहाँ पर समय दे रहे हैं। कल को फिर से कोई नैरेटिव वो देंगे, फिर से हम लोग उसका काउंटर करने बैठेंगे, परसों फिर से देंगे, हम फिर से उसका काउंटर करने बैठेंगे। तो इसके आगे की भी कोई राह सर आप जताएंगे, मतलब बताएंगे, या निरंजन सर बताएं तो ज़्यादा बेहतर हो कि क्या हम केवल उनके काउंटर में ही उलझ के न रह जाए सर, हमारी ऊर्जा उसी में उलझ के न रह जाए। इसके आगे की फिर क्या राह है ताकि यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, हम लोग एक नए समाज का निर्माण कर सकें, नई एटलीस्ट थिंकिंग प्रोसेस का निर्माण कर सकें कि उधर से वो चीज़ें आए ही न हमारे पास, और आए भी तो हम लोग
इजीली उसको मतलब सोच समझ के हटा सके और एक नए नैरेटिव का, अपने नए नैरेटिव का हम निर्माण करें, उसके लिए क्या हम लोग कदम अपना सकते हैं सर? हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर सुमित पटनायक जी, जो भारतीय मानव शास्त्र के विभाग के अध्यक्ष हैं, सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं, और उससे ज़्यादा जो ये दोनों तो इनका बहुत बड़ा परिचय है, विश्व स्तरीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल के, लेकिन हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। धन्यवाद। मैं तब से ये विचार विमर्श सुन रहा हूँ बैठ के, और बधाई देना चाहता हूँ निरंजन जी को और ऑर्गेनाइजर्स को कि ऐसा एक प्रश्न के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। देखिए, मानव विज्ञानी हूँ और मानव शास्त्र विद्यार्थी भी हूँ, तो जब जनजातियों का परिभाषा की समस्या आई, वो पाश्चात्य सभ्यता से आई। जब आप एक आदिवासियों को या जनजातियों को डिफाइन करने के लिए हमारा मानव विज्ञान करता है, उन्होंने अफ्रीका का मॉडल लिया, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लिया, उन्होंने बाकी देश का मॉडल लिया। उस मॉडल से जो उभर के आया, पांडे जी बोल रहे थे, मैंने आपसे भी सुना कि जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा तवज्जो रखता है कि जनजातियाँ एक कम स्तर की विकसित रूप है मानव जाति का, एक नीची स्तर की, कम स्तर की, और वो भाव जब आप रखते हैं तो आपके सामने अर्थनीति का एक प्रकार भेद आता है, एक क्लासिफिकेशन आता है कि हंटिंग गैदरिंग, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर, फिर नोमैडिक, फिर सेटल कल्टीवेटर, ये जो क्लासिफिकेशन जो पाश्चात्य मानव वैज्ञानिकों ने दिया, उसकी जब परीक्षा भारत की परिप्रेक्ष्य में हुआ, वो अप्रोच पूरा फेल हुआ। और इसमें आई एम वेरी श्योर निरंजन जी ने बोले होंगे, जी.एस. घुरिये है, निर्मल कुमार बोस है, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, श्यामाचरण दुबे, एसी दुबे, ये जो मानव विज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि जो भारत में वो बिंदु आ चुकी है, बट मैं थोड़ा सा रिपीट की कॉस्ट में कहना चाहूँगा कि भारत में जो इवोल्यूशनरी अप्रोच लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत में सब लोग साथ में मिलकर रहते थे, कभी कोई ज़्यादा विकसित और कम विकसित नहीं था। वो मानसिक रूप में आप साधना करते थे, आत्मिक रूप में एक आत्म साक्षात्कार की कोशिश करते थे, वो अलग बात है, लेकिन मानव जाति का कोई ऐसा ऊंच नीच भेदभाव नहीं था कि कम विकसित है, ज़्यादा विकसित है। तो कोएग्जिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है वो तो है ही है। तो मेरा आपके सामने इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ये कहना है कि इंडिया हैज गिवन an alternative definition to tribal communities, and that is something which we study. An Indian anthropologist, we have projected abroad that in India it is not the evolutionary perspective which is applicable, but in India it is a historical perspective, and another name for historical perspective we have developed is a civilizational perspective. So सभ्यता की एक अविच्छिन्न अंग थे और है भी। आप देखेंगे ये अविच्छिन्न अंग की सिर्फ सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहिए या जो लोक कथा कहिए, वो माध्यम से भी नहीं है, वो उससे आगे भी है कि अभी भी आप जाएंगे उत्तर पूर्व में 10 मिनट बैठने के बाद हिंदू संप्रदाय कहेंगे कि रुक्मिणी हमारी बहन थी, और जब हमारी बहन को कृष्ण जी लेके चले गए, हम तो युद्ध करना था, युद्ध में हम हार गए, याद रखने के लिए कृष्ण जी हमारा बाल को सामने से काट दिए। तो हिंदू मैन को देखेंगे सारे सबकी बाल साधना कट वाला होगा, जो 1960 में एक साधना कट आती थी, तो साधना कट बाल रख के बैठे रहेंगे, 10 मिनट में आपको कह देंगे कि ये हमारा इतिहास है, जीवंत इतिहास। प्यार से कहेंगे, कृष्ण जी को प्यार से याद करेंगे कि देखो ये तो हमारे बहन को लेकर चले गए थे, हम लड़े और हार गए, तो हमारा बाल हिस्सा है, अभी भी काट के रखते, याद करते। तो कहाँ हमारा जनजाति, जैसे आप श्यामाचरण दुबे जी का जो बुक पढ़ेंगे भारतीय समाज, उसमें बहुत ही
सूक्ष्म रूप में उन्होंने बताया गया कि कैसे सभ्यता की जो किरण है हर संप्रदाय के अंदर है, और वो हर संप्रदाय के अंदर किसी संप्रदाय में टेक्नोलॉजी के रूप में है, किसी संप्रदाय में भावुकता के रूप में है, किसी संप्रदाय में नातेदारी के रूप में है, किसी संप्रदाय में रिलेशनशिप के रूप में है, या एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के रूप में है। तो उसको पहचानना बड़ा जरूरी है। और मेरी मित्र यहाँ से भी प्रश्न पूछे कि, और आपका प्रश्न है कि कुछ प्रश्न काफ़ी कुछ मिलता है। इन्होंने पूछा कि इतने सारे जो इज़म आ गया, उस इज़म के पीछे अगर हम उलझते रहेंगे, तो आपका प्रश्न भी वही है कि हमारे उलझते रहेंगे। इसमें जो है ना एक इंडियन इंटेलिजेंसिया को एक सेल्फ एश्योरेंस की जरूरत है। और ये जो आत्मविश्वास की कमी है कहीं ना कहीं, कि हमें लगता है कि शायद दूसरों की कमी मेरी कमी से ज़्यादा चमक रहा है। ये भाव जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम कभी अंतर्दृष्टि से हमारी सभ्यता के अंदर से जो थियोरी की ऊर्जा है, जो थियोराइजेशन की जो बीज है, उसको हम कभी भी खोज के नहीं निकाल सकते। तो हमारे सामने जो इतने सारे बहुत सारे दिवस की समावेश है। मैं अभी सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज़ की एक छोटा सा फंक्शन हमने भी ऑर्गेनाइज किए थे, तो वहाँ पे भी मैंने ये कह के आया कि भारत की मानव वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने ये प्रतिपादित किया कि भारत का जो मॉडल है आदिवासी संस्कृति के साथ सभ्यता का जो अपूर्व समन्वय, वो बाकी देश में विरल है, वहाँ है नहीं। हमने उनके साथ केवल कोएग्जिस्टेंस का रिलेशनशिप नहीं रखा, हमने उनके साथ एक भावात्मक संपर्क भी रखा, एक नातेदारी का भी संपर्क रखा, एक परिवार और विवाह का भी संपर्क रखा। तो वो सब आज बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो आपकी और आप दोनों की प्रश्न की एक जो उत्तर मुझे दिखता है कि वी नीड टू डेवलप greater self-confidence in us as individuals, as intellectuals, and as members of our glorious civilization. आपने जब अभी स्वाभाविक जिज्ञासा व्यक्त की, तो विश्व के अन्य देशों में से जो कुछ न कुछ विवाद विमर्श देश भर के अपने स्थानीय वर्तमान समय में जो परिस्थिति को देखे, उसमें से आज के दिन को मूल निवासी दिवस के रूप में और भारत में उसको उल्लेखित करते हुए आदिवासी के दिवस में, ये तो निश्चित रूप में देश में षड्यंत्र के रूप में, समाज में विभाजन के रूप में है। ऐसा जब सबको अनुभव हो रहा है, तो कुछ वर्षों पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनजाति समाज के ही प्रबुद्ध जनों का इकट्ठा आना हुआ और सभी ने मिलकर ये अनुभव भी किया कि ये समाज के लिए उपकारक नहीं है, लंबे समय के लिए हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है, इतना ही कहते रहना क्या, इतना भी पर्याप्त नहीं है। तो समाज जीवन को जोड़ने के लिए भी, उसके गौरव को अनुभूति कराने के लिए भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। तब से न केवल वनवासी कल्याण आश्रम में जनजाति समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने इकट्ठा होकर, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद कोई यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान लोग इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं, गांव में जिनको परंपरा ज्ञान का अनुभव है, ऐसे नेतागण, और उन्होंने कहा कि हमारा जो गौरव है वो यहाँ के जनजातियों के है, और उसमें उनका जो आदर्श है वो भगवान बिरसा मुंडा को सामने लाते हुए, वैसे तो देश भर के सभी प्रांतों में ऐसे आदर्श कहीं है ही, लेकिन उनको प्रतीकात्मक रूप में देखते हुए भगवान बिरसा का जो जन्मदिन है, और उसको हमने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया। वो भी एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास। आज हम स्पर्धा नहीं करेंगे कि 9 तारीख को कितना हुआ और 15 नवंबर को कितना होगा, लेकिन हमारा भी प्रयास, कोई हमारी भी लाइन खींचने का कोई हमारा भी योगदान, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, ये महत्व का है। हम कुछ नहीं करेंगे और वो कर रहे हो गलत गलत कहते ही रहेंगे, ये भी तो नहीं होगा। हम कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे तो समाज के लिए उपकारक होगा, भविष्य में कुछ समय के पश्चात उससे अच्छे फल देखने को अवश्य मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 2 छोटी बातें। पहले तो आपके उत्तर के पहले समय कहा कि जनजातियों में और जाति समाज में या मुख्य धारा के समाज में ऐसा कोई दूरी नहीं थी, एक भावात्मक संबंध था। सर, you are an anthropologist already before we came here. I talked about the
caste continuum. So already there has been a continuum. There was never a bifurcation or a two separate entity tribe in the caste of this Indian society. इसको मास ट्राइब कहते हैं, निवासी जनजाति नाम दिया बाबा साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर नाम दिया, कोई बाहर के मतलब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जैसे हिमसेल्फ नन बट बाबा साहब अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहते तो आदिवासी कह सकते थे। I told already that आदिवासी is a colonial construct just to divide this nation once again। और जो जाति और ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, जनजाति जाति सांतत्य, इसका कई उदाहरण मैंने दिया है। जैसे मनसा पूजा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मनसा की पूजा होती है। मनसा जनजातीय देवी के रूप में पूजा की जाती है झारखंड में, हमारे इलाके में, और हम भी मनसा की पूजा करते थे। कर्मा त्यौहार जिसे भैया दूज भाई बोला मनाते हैं, कर्मा त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, जनजातियों का त्यौहार है। हमारे घर में बचपन में मनाया जाता था। एक नाम ने शादी ब्याह के संबंध की बात की, मैंने अभी आपको अर्जुन और यूपी चित्रांगदा प्राचीन काल में का कहानी होगी। मध्यकाल में रानी दुर्गावती was a क्षत्रिय, she was married to a tribe, he was a bond। अकबर के समय में रानी दुर्गावती। तो ऐसे संबंध, ऐसे सांतत्य आपको लगातार समाज में दिखाई पड़ेंगे, जिसको सर ने बहुत अच्छे से बताया। आपकी बात का उत्तर जो कि बिल्कुल सर ने अच्छी बात कही कि हमको भी इंटरवीन करना पड़ेगा, केवल हम रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, और हमें अपना एजेंडा लेके आना पड़ेगा। उसमें समाज के विभिन्न हिस्सों की भूमिका होगी, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका हम आप सबकी होगी है, क्योंकि वो शिक्षा ही, जो भी नैरेटिव कहाँ से तैयार होते हैं, कोई गाँव का भी नैरेटिव नहीं तैयार करता, नैरेटिव तैयार करता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। एक आम, मैं बार बार देखता हूँ कि एक आम जनजाति हो, आम किसी भी जाति का मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे देखिए जब तक ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, ज़्यादा उसको गलत चीज़ नहीं बता दी गई है, तब तक वो ठीक ठाक रहता है। द मोमेंट ही स्टार्ट्स रीडिंग द रॉन्ग थिंग्स, wrong narratives, whether by reading or through social media nowadays and various other means, then we start thinking on a different line, very kind of destructive and reactionary line। जरूरत क्या है कि हम जैसे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, हम सकारात्मक चीज़ों को पढ़ें, जानें और अपने विद्यार्थियों के समक्ष उसको प्रस्तुत करें, अपनी सभाओं में प्रस्तुत करें। अगर ऐसे कोई विमर्श हो रहा हो तो उसके समय अपनी बात जरूर रखें, और इसमें निश्चित रूप से शासक वर्ग की बहुत बड़ी